हेलो एंड वेलकम टू drkamlesh.com। आज हम बात करेंगे लेबोरेटरी साइकिल के एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर की पोस्ट एनालिटिकल वेरिएबल्स। हम जैसा कि जानते हैं कि लैब के अंदर तीन साइकिल्स होते हैं। मींस लैब क्वालिटी, अगर क्वालिटी टेस्टिंग की बात करें लैब में, तो तीन साइकिल होती है: प्री एनालिटिकल, एनालिटिकल एंड पोस्ट एनालिटिकल। जो सबसे ज्यादा एरर्स होती है, सबसे ज्यादा गलतियां होती है, वो हमारी प्री एनालिटिकल फेज में होती है। प्री एनालिटिकल मीन्स ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए सैंपल आना है, तो जो सैंपल लेते हैं, सैंपल आपकी लैब में ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर एंट्री होती है, पेशेंट की डिटेल ली जाती है, किस डॉक्टर ने रेफर किया वो सब लिया जाता है। वो सब आता है हमारा प्री एनालिटिकल फेज में। उसके बाद जो हम टेस्ट लगाते हैं, एक्चुअली हम जो टेस्ट लगाते हैं, परफॉर्म करते हैं टेस्ट को, चाहे आप फुली ऑटोमेशन में लगाओ चाहे कहीं पर भी लगाओ, उसको हम बोलते हैं एनालिटिकल फेज। थर्ड फेज आती है पोस्ट एनालिटिकल। आपने टेस्ट रिजल्ट लगा लिया, अब मशीन के अंदर रिजल्ट रेडी है। अब उस रिजल्ट को जो एवेल्युएट करते हो, उसके बाद में उसको रिजल्ट को एंट्री करते हो, टेस्ट को रिलीज करते हो, रिपोर्ट करते हो, उसका जो सैंपल होता है उसको प्रिजर्व करते हो, वो सब कुछ आता है, वो किस में आता है? पोस्ट एनालिटिकल फेज में। सो हमारे लैब के अंदर जो पोस्ट एनालिटिकल फेज होता है, उसके 8 इवैल्यूएशन स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप होती है इवैल्यूएशन ऑफ द टेस्ट रिजल्ट। मींस आप सबसे पहले इवैल्यूएट करते हो। इसके लिए तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। वन, जो आपका रेफरेंस वैल्यू है। फॉर एग्जांपल कोई टेस्ट है एसजीपीटी, अगर आपको उसको इवैल्यूएट करना था, अभी देखोगे कि वो रेफरेंस रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एसजीपीटी का रेफरेंस वैल्यू होता है 0 to 40 तक नॉर्मल होता है, तो क्या वो नॉर्मल रेंज में आ रहा है? फर्स्ट हम लोग रेफरेंस बायोलॉजी रेफरेंस रेंज से कंपेयर करते हैं। सेकंड, प्रीवियस रिजल्ट्स। अगर आपको मान लिया फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट का हीमोग्लोबिन आज से पहले आया था, या फिर सीबीसी टेस्ट आपने पहले भी लगाया था और अभी भी लगाया, तो उसको इवैल्यूएट करने के लिए क्या होता है? एक डेल्टा चेक होता है। डेल्टा चेक मींस कि आप प्रीवियस रिजल्ट से अपने रिजल्ट्स को कंपेयर करोगे। सो अगर सक्सेसिव रिजल्ट्स में आपके फर्क आता है, तो उसको हम बोलते हैं डेल्टा चेक। तो डेल्टा चेक से आप ये इवैल्यूएट कर सकते हो कि आपका प्रीवियस रिजल्ट और अभी में कितना डिफरेंस आ रहा है। सीबीसी को अगर कंपेयर करने के लिए हम बात करें, तो उसमें सबसे अच्छा पैरामीटर होता है जिससे आप कंपेयर कर सकते हो, वो होता है एमसीवी, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। उसके बाद जो आता है, अगर मान लिया फॉर एग्जांपल आपका एसजीपीटी का रिजल्ट मशीन ने नहीं दिया, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो आपने टेस्ट सही नहीं लगाया, या फिर ये हो सकता है कि उस एसजीपीटी का लेवल बहुत हाई हो। तो उसके अंदर हम लोग करते हैं एडिशनल टेस्टिंग। एडिशनल टेस्टिंग में जैसे कि एसजीपीटी को आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे बहुत ज़्यादा है, मशीन की कैपेसिटी है उसकी लिमिटिंग रेंज से बाहर है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि उस सैंपल को डाइल्यूट करना पड़ेगा। डाइल्यूट करने के बाद में जो रिजल्ट आता है, उसके बाद में उस डाइल्यूशन जितने, फॉर एग्जांपल आपने 100 माइक्रोलीटर सैंपल को 400 माइक्रोलीटर नॉर्मल सेलिन के साथ में डाइल्यूट किया, तो डाइल्यूशन जो हो गया वो 5 टाइम्स हो गया। 5 टाइम डाइल्यूशन हुआ मींस जो भी टेस्ट रिजल्ट आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। सो दैट इज कॉल्ड एडिशनल प्रोसीजर। सो इवैल्यूएशन ऑफ टेस्ट रिजल्ट में तीन पैरामीटर्स है: check with the reference range, second is delta check, and third one is additional procedure. नेक्स्ट आता है डिसीजन टू रिलीज द टेस्ट रिजल्ट। आपका फॉर एग्जांपल आपने फाइनल कर लिया, ओके नाउ रिजल्ट इज परफेक्ट, तो अब हम रिलीज करने के लिए ऑर्डर देते हैं। तो जो रिलीज करने के लिए कॉम्पिटेंसी होता है, वो हमारे यहाँ पर स्टैंडर्ड ये होता है कि लैब के अंदर एक पैथोलॉजिस्ट होता है, या एमडी बायोकेमिस्ट होता है, या फिर एमडी माइक्रोबायोलॉजिस्ट होता है। जो डॉक्टर्स होते हैं, लैब डॉक्टर्स होते हैं, वो फाइनल डिसाइड करते हैं कि लैब टेस्ट रिपोर्ट को रिलीज किया जाए या नहीं किया जाए। देन प्रिपरेशन ऑफ द लैब टेस्ट रिजल्ट्स। उसके बाद हम लोग लैब टेस्ट, जो भी रिजल्ट आए उसको हम लोग लैब टेस्ट के अंदर प्रिपेयर करते हैं। प्रिपरेशन के लिए स्पेशल फॉर्मेट्स होते हैं लैब टेस्ट के लिए, जिसके अंदर पर्टिकुलर पैरामीटर्स आपके पास होना चाहिए। और लैब टेस्ट का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, हर लैब का अपना अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, बट कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपको हर रिपोर्ट में एंट्री करना जरूरी है। नेक्स्ट इज रिलीज ऑफ द टेस्ट रिपोर्ट। अब आपको रिलीज करना है, तो रिलीज करने के 2-3 मेथड हो सकते हैं। आइदर यू कैन रिलीज इलेक्ट्रॉनिकली, मींस इलेक्ट्रॉनिकली जैसे आप अपने एलआईएस में एंट्री करो एंड देन आप रिलीज कर सकते हो, या फिर आप रिटर्न रिपोर्ट्स भी रिलीज कर सकते हो। लेकिन सभी, आप जितना भी प्रोसीजर फॉलो अप करते हो, उन सब का आपके पास रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग ऑफ द लैब टेस्ट रिपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
because there is some ethical and legal issues associated with this. जैसे आप किसको रिपोर्ट करोगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, कि जैसे पेशेंट को रिपोर्ट रिलीज करोगे, रिपोर्ट आप बताओगे या फिर रिपोर्ट उसके क्लिनिशियन को बोल बताओगे या फिर पेशेंट ने किसी पर्सन को ऑथोराइज किया उसको बताओगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप किसको लैब रिपोर्ट बताते हो। सेकेंड, रिपोर्टिंग में एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है क्रिटिकल वैल्यूज। यूजुअली क्या होता है, अगर आपको कोई वैल्यू ऐसी लग रही है, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिएटिनिन है, किसी का 4 या 5 या 6 आ रहा है, तो वो क्रिटिकल पैरामीटर में आता है। तो वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप जिसको भी रिपोर्ट करना है, ऑथेंटिक पर्सन को रिपोर्ट करना बहुत जरूरी होता है। आइडियली ये होता है, कोई क्रिटिकल पैरामीटर होता है, इट शुड बी रिपोर्टेड विद इन हाफ एन आवर सो दैट एक्शन कैन बी टेकन बाय द क्लिनिकल और ट्रीटिंग फिजिशियन और ट्रीटिंग डॉक्टर। नेक्स्ट है सैंपल स्टोरेज एंड डिस्पोजल। आपके पास एकदम प्रॉपर गाइडलाइन होना चाहिए कि टेस्ट होने के बाद में कितने टाइम तक आप सैंपल को स्टोर करोगे, कितने टेम्परेचर पर कितने दिन तक हम लोग सैंपल को स्टोर कर सकते हैं, एंड डिस्पोजल ऑफ द दैट सैंपल, कि कितने दिन के बाद में उस सैंपल को डिस्पोज करोगे। ये सब इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आते हैं दैट इंक्लूड्स इन सैंपल स्टोरेज एंड डिस्पोजल। देन आर्चिविंग ऑफ द लैब डॉक्यूमेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई लैब डॉक्यूमेंट है, लैब रिपोर्ट हुई या फिर आपके पास रेफरेंस स्लिप हुई, रेफर्ड पैड हुआ, तो उनको आप कितने टाइम तक अपने लैब में डॉक्यूमेंट को सेव करके रखोगे, उसका आपके पास में रिकॉर्ड मेंटेनेंस होना बहुत जरूरी है। लास्ट इंपॉर्टेंट है पोस्ट एनालिटिकल क्वालिटी इंडिकेटर्स। कुछ क्वालिटी इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि आपका टर्न अराउंड टाइम, कि आपकी रिपोर्ट्स टर्न अराउंड टाइम मीन्स आपका टेस्ट के लिए सैंपल आया तब से लेके रिपोर्ट आपको रिलीज हुआ, दैट इज कॉल्ड टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, अगर लैब क्वालिटी का सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर माना जाता है, कि आप कितना जो टाइम आपने पेशेंट को दिया उस टाइम पे आप रिपोर्ट रिलीज करते हो या नहीं करते, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका क्वालिटी इंडिकेटर में ये भी आता है कि आपका टेट कितना अच्छे से मेंटेन हो रहा है। सेकेंड, आपका एरर्स कितना है, डेल्टा चेक कितना आ रहा है, आपका रिपोर्टिंग में ट्रांसक्रिप्शन एरर कितना आ रहा है। फॉर एग्जांपल आपने बता दिया कि हमारा एजीपीटी वो 35 है, लेकिन एंट्री करने वाले ने 350 कर दिया या 3.5 कर दिया, सो दैट इज वन इंपॉर्टेंट क्वालिटी इंडिकेटर्स, कि आपका कितना कम से कम ट्रांसक्रिप्शन एरर हो रहा है। परसेंटेज ट्रांसक्रिप्शन एरर निकाला जाता है, परसेंटेज वेरिएशन इन टेट। तो ये सारे पैरामीटर्स जो है वो सभी पोस्ट एनालिटिकल फेज में आते हैं। मेरे हिसाब से पोस्ट एनालिटिकल फेज जो होता है वो प्री एनालिटिकल और एनालिटिकल फेज का रिफ्लेक्शन होता है। दो एरर के चांस परसेंटेज हम कम बोलते हैं, लेकिन अगर आपका पोस्ट एनालिटिकल फेज काफी स्ट्रॉन्ग है तो आप ये मान सकते हो कि आपका प्री एंड एनालिटिकल फेज भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, तभी आपका पोस्ट एनालिटिकल फेज स्ट्रॉन्ग हो सकता है। सो विद दिस, thank you so much, and for more detail you can visit drkamlesh.com, and for lab test related queries, for consultation booking, for nutrition consultation you can book through drkamlesh.com. Thank you so much once again.